8th नंबर। ये एच अपने पास लगे, एच अपने पास लगे हुए, 2 3। इसको 1 नंबर दिया है बेटा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। 9th, ए डी एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते हैं बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले क्या करते हैं, एच अपन रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? एच रिमूव करते हैं और ए नेगेटिव बनाते हैं। स्टेबिलिटी चेक, स्टेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव। जितना ज्यादा ए नेगेटिव स्टेबल होता है उतना क्या आती है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिए होंगे, 8th वाला लिख लिया होगा। तो 8th वाले में अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आप देखना, ये जो बीच वाला, देखो जब भी अपने पास ऐसा हो, अपन को याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? कि याद रखना है, क्या रखना है बेटा? सिंपल, मेरे पास अगर बीच में कोई CH2 ग्रुप हो और आजू बाजू क्या हो बेटा? -M के ग्रुप हो। क्या हो? माइनस, माइनस। यहाँ भी -M, यहाँ भी तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये नेगेटिव चार्ज बनता है तो ये -M के थ्रू क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये यहाँ से हम H हटाएंगे और H हम क्या करेंगे? H+ को क्या करेंगे बेटा? रिमूव करेंगे। और आजू बाजू में -M ग्रुप है तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव बनेगा, ये जो नेगेटिव बनेगा वो क्या हो जाएगा? जहां पे ये दोनों क्या है बेटा? -M, और यहां पर भी -M। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। और इस ग्रुप को अपन क्या बोलने लगते हैं? इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एक्टिव मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव, बताया था आपको, एक्टिव मिथाइल ग्रुप। एक्टिव मिथाइल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी ये H+ आसानी से दे देता है। क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइल ग्रुप। एक्टिव मिथाइल ग्रुप कब बोलते हैं? बीच में कार्बन है और आजू बाजू पे दो -M वाले हैं, दो हो या तीन हो, तीन भी चल जाए। तो होता क्या है, जब यहां से H हटाते हैं तो नेगेटिव बनेगा,
तो ये जो नेगेटिव क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। नेगेटिव चार्ज कार्बन का, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन इज स्टेबलाइज 2 or more than 2 है, देन दैट कार्बन इज नोन एज एक्टिव मिथाइल। क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल सिंपल क्या होता है कि अगर बीच में कोई कार्बन है जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, आजू बाजू में माइनस है, तो होता क्या है, ये हाईली स्टेबल हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड माइनस एम है, तो रेजोनेंस में चला, नेगेटिव चार्ज किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो। ये अपन को ध्यान रखना है, ऐसा कहीं पर भी आता है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इज, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज माइनस, माइनस एम्स ग्रुप के द्वारा क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो। समझ में आया, माइनस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अब अच्छा देख, अब कंपेयर करो, अब क्या करो, इनसे एच एच हटाओ। अब इनसे मैं क्या करने वाला हूं बेटा, एच हटाने वाला हूं। अब देखना, एच सी डबल बॉन्ड ओ, एच टू सी, एक बार ये बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, बीच वाला हटाऊं, यहां से हटेगा एक बार। जहां जहां से कंपेयर करना है वहां वहां से हटा दिए, हटाए कि नहीं हटाए। अभी तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल, ये दो जगह रेजोनेंस में जाएगा। देखो, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के बगल में डबल बॉन्ड है कि नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस, दो जगह रेजोनेंस में। ये कितनी जगह जाएगा, एक जगह। ये एक भी जगह नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। तो एस्टिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी आएगी, फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की आएगी बेटा। सबसे ज्यादा किसकी आएगी, बोलो, सबसे ज्यादा आएगी सर, एक, फर्स्ट की। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड आया कि नहीं आया, फर्स्ट सेकंड। पहला वाला क्या है, इसको अपन बोलेंगे एक्टिव मिथाइल। क्या बोलोगे बेटा, एक्टिव मिथाइल ग्रुप, एक्टिव मिथाइल ग्रुप। एक्टिव मिथाइल ग्रुप क्या बोलेंगे, एक्टिव मिथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा इसे अपन, एक्टिव में। अब अब नाइन्थ वाला पैटर्न चेक करो, नाइन्थ में पैटर्न चल क्या रहा है। देखो, अपन को जो डिफरेंट चीजें हैं वही डिफरेंस क्रिएट करेंगी, सिमिलर चीजें डिफरेंस क्रिएट। अब यहाँ पे अगर अपन से बात की जाए, नाइन्थ वाले में मुझे एच हटाना है। क्या करना है बेटा, एच हटाना है। मैं एच हटाऊंगा, देख, नाइन्थ वाला ट्राई करोगे, करो। तो पहले तो आप ये चूज करो कहाँ से हटाएं, यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ से।
क्या रहा है ABCD। अब देखो यहाँ, इसका अगर आप कंजुगेट बनाओगे तो यहाँ नेगेटिव बन रहा होगा, यहाँ से हटेगा नेगेटिव, यहाँ से हटेगा बेटा, यहाँ से हटेगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। नेगेटिव आया कि नहीं आया, अब नेगेटिव आया आपका यहाँ, तो मुझे तो ये भी दोनों साइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व, ये भी दोनों साइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व, ये भी दोनों साइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व, ये भी दोनों साइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी दोनों साइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ ये। अब डिफरेंस किसका आ रहा है, देखो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे कितने होगा बेटा, यहाँ पे CH3 साथ में OCH3 है। देखिए अभी बताओ ये CH3 क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो जीरो इफेक्ट देता है, ये CH3 क्या करेगा, प्लस आई लगाएगा कि नहीं लगाएगा, प्लस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, और यहाँ पे कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, दो दो। देखो सर आप इसी को क्यों देख रहे हो, क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इन दोनों में बताओ किसका डिफरेंस है, H की जगह CH3 में, इन दोनों में H की दो CH3 आ गए, ये क्या लगा रहा है बेटा, ये भी क्या लगा रहा है प्लस आई, ये भी क्या लगा रहा है प्लस आई, ये क्या लगाएगा प्लस आई, और ये क्या लगाएगा प्लस एम, उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा, ये सुनो, ये इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की अपन ने एक पढ़ा था क्रॉस रेजोनेंस, सुनो क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो क्रॉस रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एक रेजोनेंस पहले से इन्वॉल्व थी और दूसरी रेजोनेंस उसको इंटरफेयर कर रही है, रोक रही है, क्रॉस कर दिया, आगे निकल गई, ऐसे बोलते। क्रॉस मतलब एक रेजोनेंस पहले थी, दूसरी रेजोनेंस और आ गई है, नई रेजोनेंस की वजह से जो अपनी पहले से रेजोनेंस थी वो कम हो गई है। अब आप खुद देखो, अगर ये ग्रुप नहीं होता तो ये आराम से यहां जा रहा होता, लेकिन जब अगर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ इन्वॉल्व होंगे तो ये डबल बॉन्ड का एंगेजमेंट इसके साथ आ जाएगा, डबल बॉन्ड का एंगेजमेंट इसके साथ होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि कुछ फ्लो यहां से भी आ रहा है। भाई यहाँ पे तो एक लिमिटिंग अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो हो सकती है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होगी तो यहां से आने की टेंडेंसी कम होगी, यहां से आने की टेंडेंसी कम होगी तो इसका माइनस एम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस एम क्या हो जाएगा बेटा, कम होगा, माइनस एम कम होगा तो क्या ये स्टेबलाइज हो पाएगा, नहीं, ड्यू टू क्रॉस रेजोनेंस ऑफ OCH3, OCH3 क्या लगा रहा है बेटा, क्रॉस रेजोनेंस, और इसकी क्रॉस रेजोनेंस की वजह से, इसकी क्रॉस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इसकी मेन रेजोनेंस डिक्रीज, मान लो ये एक ही गेट है, ब्रेक होता है तो आप लोग बाहर निकलते हो, मान लो कि ये अपन दीवार हटा दें, गेट एक ही हो, क्लास के बच्चे भी इस गेट से निकलने लगे, क्या होगा, क्या आप आराम से निकल पाओगे, क्यों सर, गेट तो एक ही है, एट ए टाइम बच्चे ही लिमिटेड बच्चे ही पास हो सकते हैं, मान लो उस क्लास के बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में, आप आप क्या बोलोगे, अगर आपसे पूछूंगा आपको टाइम क्यों निकला निकलने, तो आप क्या बोलोगे, सर दूसरी क्लास के बच्चे, ऐसे ही इसके साथ, भाई जब तक ये नहीं था तो आराम से इसके साथ रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन अगर ये इसके साथ देखो, अगर ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो इसकी रेजोनेंस क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी, और इसकी रेजोनेंस कम होगी तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस रेजोनेंस। तो अगर हमसे पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बोलोगे, ए, इसके बाद बी, के बाद सी, के बाद डी, आएगा कि नहीं आएगा, आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, 10th 10th सोचो।
जल्दी सोचो। बताओ 10th वाले में क्या आ रहा है? ये तो सबसे पहले ये बताओ कहाँ से हटाओगे आप? इससे हटाओगे एच, क्यों हटाओगे? तो तीन तीन जगह रेजोनेंस कर। यहाँ पे क्या करेगा? चाहे यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ। यहाँ पे तो कहाँ से हटाएं इस पे? कहाँ से हटाएं? बीच में से हटाएं। अब देखो बीच से मैं हटा रहा हूँ, देखो ये अपन सोचते हैं बीच से हटा लो या फिर ये दोनों सिमिलर पोजीशन है, यहाँ से हटा। देखना हो क्या रहा है बेटा, अगर मैं बीच से हटा दूंगा तो नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा, क्या ये रेजोनेंस में जा पाएगा? क्योंकि ब्रिज हेडेड है। क्या ये रेजोनेंस में जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा। जब ये रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा है, क्या हम यहां से हटाएंगे तो लोकलाइज हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, कहां से हटाऊंगा? यहां से तो एक ही जगह रेजोनेंस, कहीं नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये कैसा है, ब्रिज हेडेड बनेगा। यहां से हटाऊंगा तो एक जगह तो जाएगा कम से कम। कहां पे फायदा है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे। यहां पर भी एक जगह में जा रहा है और यहां पर भी एक जगह में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां पर भी एक जगह जा रहा है और यहां पर भी एक जगह जा रहा है, और साथ में क्या है, अब देखो सब चीजें सिमिलर है। इनफैक्ट आप ये देखो कि ये ग्रुप इसके पास में है, यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन। यहां से इस ऑक्सीजन का डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इससे? ऑक्सीजन क्या लगाता है, माइनस। और ये इसका डिस्टेंस बढ़ गया, साथ में नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़े कि नहीं बढ़े? नंबर ये वाला कार्बन क्या लगाएगा, प्लस आई। माइनस आई भी दूर हो गया और प्लस आई भी एक्स्ट्रा आ गया। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए के बाद बी के बाद ज्यादा ए के बाद बी, बी के बाद ज्यादा ए के बाद बी, बी के बाद ज्यादा ए के बाद बी, बी के बाद। स्टूडेंट है। फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? इंट्रा मतलब विथ इन दी मॉलिक्यूल। इन्वॉल्व इन इंट्रा, इंट्रा मतलब विथ इन दी मॉलिक्यूल। इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्ड, जल्दी बताओ कौन सा आएगा? ऑर्थो नाइट्रो, सही आंसर एकदम आया था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये अपन ने पढ़ा था।
ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है और ये किसके साथ, दूसरे के साथ अरेंज। आपको बताया था इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बनने से। लेकिन मैं यहाँ पे और कुछ कंपेयर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या कंपेयर करने वाला हूँ बेटा, क्या कंपेयर करूंगा, एसिडिक। क्या कंपेयर करूंगा बेटा, एसिडिक। क्या कंपेयर करूंगा, एसिडिक इस। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटा, पैरा। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हम कंपेयर करने जाते हैं तो अच्छे बताओ, अगर मैं यहां से बात करूं, सबसे पहले हमने कौन सा लिया बेटा, नॉर्मल। तो बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। हमने क्या लिया बताओ, अगर मैं ये लूंगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा कि नहीं आएगा, NO2 लगेगा। दूसरे में कैसा बनेगा बेटा, ये मैं कंजुगेट बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, कंजुगेट, नेगेटिव। अभी बताओ, ये वाला जो NO2 है वो क्या लगाएगा, NO2 क्या लगाएगा, ये O नेगेटिव की रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पे। ये लगाएगा सर -M एंड -I, कौन सा वाला, ऑर्थो वाला। और मुझे मालूम है कि ये कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पे। तो मेटा पे तो भाई -I ओनली, -I किसका, मेटा। ये क्या लगाएगा बेटा, -I कौन सा वाला, पैरा वाला। और -N, दोनों, ये दोनों इफेक्ट लगेंगे। अब जल्दी से देख के मुझे ये बताओ, ये क्या बताना है बेटा, जल्दी से देख के मुझे ये बताना है सिंपल कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑर्थो वाला कि मेटा वाला कि पैरा वाला। आप बोलोगे सर ऑर्थो वाला, क्योंकि -M दोनों में लग रहे हैं। चाहे -M ऑर्थो पे लगे, चाहे -M पैरा पे लगे, भाई -M तो -M होता है, चाहे रेजोनेंस के थ्रू यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से भी खींच सकता है। जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव यहाँ भी लग रहा है, इंडक्टिव यहाँ भी लग रहा है, इन दोनों में इंडक्टिव कौन सा इफेक्टिव है, ये वाला वाला है कि नहीं है। जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए, ऑर्थो। ऑर्थो के बाद पैरा, क्योंकि इसमें -M हो रहा है, क्या इसमें -M लग रहा है, नहीं। ऑर्थो के बाद पैरा, पैरा के बाद मेटा, मेटा के बाद नॉर्मल। क्या आएगा बेटा, ऑर्थो, पैरा, मेटा, फिर लास्ट में कौन आता है बेटा, नॉर्मल। कौन आता है, नॉर्मल। ऑर्थो, पैरा, मेटा, नॉर्मल। ऐसा एक्सपेक्टेड था, हमने क्या सोचा था, ये क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड, ये सोचा है हमने। लेकिन रियल में क्या निकलता है, ये गड़बड़ आता है कि जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम लोग मैच करते हैं तो होता क्या है, जो रियल डाटा जो आता है, जो वो क्या आता है, पैरा, ऑर्थो, मेटा, ऐसा आता है। एक्सप्लेनेशन भी होता क्या है बेटा, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, क्या होते हैं, ये क्यों होता है वो भी बता रहा हूं, अभी आप बोलोगे हाँ सर।
अब ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऐसा है, ये बताओ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? इनके बीच में क्या रहेगा बेटा? एच बॉन्ड। एच बॉन्ड है कि नहीं है? और इस एच बॉन्ड की वजह से अब आप बताओ कि मुझे इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, इस कंपाउंड से अलग करना है। जैसे आप खुद ही बताओ बेटा, इसमें से मुझे क्या करना है, NO2PHOS से मुझे क्या बनाना है, H प्लस निकालना है। मुझे तो अगर मुझे H प्लस निकालना है तो मुझे कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करने हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ब्रेक करना पड़ेगा, हमने तो इसको कंसीडर ही नहीं किया। अगर ये बॉन्ड मुझे ब्रेक करना पड़ेगा तो थोड़ा एनर्जी इसमें भी खर्च होगी, तो इसका निकलना डिफिकल्ट होगा कि आसान होगा? देखो दो चीजें हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले है और H प्लस पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और मुझे उसको निकालना है, क्या करना है, मुझे उसको निकालना है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। H प्लस निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो अगर निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान सुनना क्या हो रहा है, दो चीजें होंगी अपने। एक तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंगेज है एस्टिक स्ट्रेंथ डाउन होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो इंटरेक्टेड है और उससे मुझे बाहर करना है, मुझे बाहर करना है। तो मान लो आप अभी रूम में बैठे हो, अब ऐसा है कि आपका फ्रेंड रूम में है, अब मैं आपको बाहर भेजूंगा तो आप थोड़ा बोलोगे सर मेरे दोस्त के साथ बैठ रहा। मान लो आपका फ्रेंड बाहर खड़ा हुआ है, बाहर है, तो आप क्या करोगे, मैं बोलूंगा बाहर जाओ तो आराम से निकल बाहर चले जाओ, कि आपका कंफर्टेबल जोन कहाँ है, बाहर है। आपके फ्रेंड सर्कल वाले लोग बाहर बैठे हुए। ऐसे ही आप समझो कि हाइड्रोजन है मेरे पास। अब हाइड्रोजन अगर ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, आप अपने दोस्तों के साथ हो, मैं बोलूंगा अलग थलग बैठो, तो आप थोड़ा क्या करोगे, अपोज करोगे, नहीं सर मुझे यहीं बैठने दो। और आपके दोस्त बाहर हैं और आप यहाँ हो, तो आपको क्या, मैं बोलूंगा बाहर, तुरंत उठ के निकल लोगे। तो अब हाइड्रोजन जो देखो, अगर ये हाइड्रोजन ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो क्या इसको निकालना आसान है? नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? आप तो ऐसे समझो कि अगर मुझे हाइड्रोजन को, हम ये सोच रहे हैं कि मुझे हाइड्रोजन को निकालना है तो सिर्फ ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है, ये इंटरेक्शन भी ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना? ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है आपका इंटरेक्टेड ज्यादा है। क्यों इंटरेक्टेड ज्यादा है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, और इनमें और कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे, अगर मुझे इस हाइड्रोजन को बाहर करना है कंपाउंड से, इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है कि नहीं करना है? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान सुनना, अगर H प्लस पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो उसको H को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब कितना डिफिकल्ट होगा, किससे ज्यादा होगा किससे कम होगा, वो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं बस। ये भी कभी कभी ऐसा भी होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी कि भाई वो चेंज कर सके उसके ऑर्डर को। कभी कभी इतना भी हो जाता है कि उठा के कभी आगे पीछे कर दे, किसी से कम किसी से ज्यादा। हाँ, मुझे इतना मालूम है कि ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये एस्टिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम शो करेगा। क्यों कम शो करेगा? क्योंकि इसका हाइड्रोजन किसमें इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले हो रही है, H प्लस निकाल रहे हैं तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के बाद H प्लस निकालना पड़ रहा है, तो एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंट भी होगा कि हम H प्लस निकाल देंगे, H प्लस निकालने के बाद अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन आराम से निकल जाएगा। हमें ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा एस्टिक स्ट्रेंथ का दुश्मन है ना। अगर H प्लस पहले से इंगेज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और फिर हम उसको निकाल रहे हैं तो एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और अगर अपना H प्लस निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो रही है तो एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं फायदा कब हो रहा है अपन को वो देखना है। अगर हाइड्रोजन पहले, भाई हाइड्रोजन पहले से इंगेज है, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंगेज है फिर मुझे उसको निकालना है तो निकालना डिफिकल्ट होगा। निकालना क्या होगा बेटा, डिफिकल्ट होगा। और अगर H प्लस निकालने के बाद, कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे भी आएंगे जिसमें हाइड्रोजन निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मुझे तो बस ये देखना है, अगर निकालने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकले, और अगर निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है अच्छा, तो हाइड्रोजन आराम से बाहर चला जाए। समझ में आया?
तो इसमें क्या हो रहा है, पहले से एंगेज है, और पहले से एंगेज होने का कारण ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू ड्यू टू इंट्रा molecular H, due to intramolecular H bonding, ortho is less acidic. Due to intramolecular H bonding, ortho is less acidic than para, but more than meta. ऐसा नहीं करना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उठा के सबसे पीछे कर दो, इससे कम होता है, इससे कम होता है पैरा से, लेकिन मेटा से तो ज्यादा ही रहता है। समझ में आया? बट एसिडिक एंड नॉर्मल। सर हम याद कैसे रखेंगे? याद रखने का सिंपल तरीका है बेटा, याद रखने का तरीका क्या है, याद कैसे रखना है भाई, हमें याद कैसे रखना है? याद रखने का सिंपल तरीका नॉर्मल तरीके से अरेंज करो और ऑर्थो और पैरा को इंटरचेंज कर दो। याद रखने का तरीका क्या है? नॉर्मल जो इफेक्ट लग रहे हैं वैसे अरेंज करो, जो नॉर्मल इफेक्ट लग रहे हैं वैसे अरेंज करो, जो नॉर्मल इफेक्ट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा याद रखने का? सबसे पहले कौन सा? ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर नॉर्मल। और क्या करना है? इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है बस। तो ऑर्थो और पैरा को, किससे? ऑर्थो और पैरा को, ऑर्थो और पैरा को इंटरचेंज कर देना है, याद रखने का। जब भी अपने पास नाइट्रोफिनॉल आ रहा है, नॉर्मल तरीके से अरेंज करो। कैसे अरेंज करो बेटा? नॉर्मल तरीके से अरेंज करो। कैसे अरेंज करेंगे? नॉर्मल तरीके से। और किसको इंटरचेंज कर देंगे? ऑर्थो और पैरा को हम इंटरचेंज कर देंगे। किसको इंटरचेंज कर देंगे? ऑर्थो और पैरा को। ये अपन को ध्यान रखना ही देते हैं बहुत बार। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल, याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का सिंपल तरीका है नॉर्मल तरीके से अरेंज करो। क्या करो? नॉर्मल तरीके से अरेंज करो और ऑर्थो और पैरा को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दो ऑर्थो और गए थे कितने? 11 थे, 11 हो गए थे। 11वां, 12वां। ए डी ABC
ध्यान देना यहाँ बेटा। देखो इनको तो अपन अरेंज कर चुके हैं, अभी किया है, दो एक्स्ट्रा और आ गए। और ये जो सबसे नीचे जो कंपाउंड है इसको अपन बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो इन चारों में सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा था, वाला, टी के बाद बी, ऑर्थो वाला, फिर मेटा सी, अपन अरेंज। देखो यहाँ पे कितने एम है बेटा, अगर हम ई की बात करें तो ई में माइनस एम कितने ग्रुप हैं, माइनस एम ग्रुप कितने हैं बेटा, दो लगे हुए हैं, दो हैं कि नहीं, माइनस एम लगा रहा है, कि माइनस एम लगा रहा है कि नहीं लगा, यहाँ पे कितने लग रहे हैं, तीन माइनस है, तीन तीन माइनस एम है कि नहीं। ये पिक्रिक एसिड होता है, बोलते हैं ना ऑर्गेनिक एसिड पीक होते हैं। पिक्रिक एसिड की अगर बात की जाए तो ये जो पिक्रिक एसिड है इसकी एक्सेप्शनली बोल सकते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपेयर। सबसे अच्छी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड सुनते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये ऐसा कंपाउंड है जो वो कार एसिड इसके नाम में है लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं। जब अपन सुनते हैं ना एसिड तो अपने दिमाग में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यही तो है। ये पिक्रिक एसिड ऐसा कंपाउंड है जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेंट नहीं, फिर भी ये एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि जब यहां से H हटता है तो तीन तीन माइनस एम को स्टेबल करते हैं। हाई पिक्रिक एसिड इज हाईली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्री माइनस एम NO2। NO2 क्या लगाता है, बहुत तगड़ा माइनस एम लगाता है। वो कितने हैं इसके पास, तीन तीन है। ये क्या होता है, हाईली, यहां पे लिख लेना स्टार बना के, पिक्रिक एसिड इज एस कंपेयर दी पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, इसका आईपीएसी नेम क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते हैं इसको, नंबरिंग क्या करोगे, 1 2 5 6, क्या बोलोगे, कॉमा कॉमा ट्राई नाइट्रो, इसमें दो हैं, इन सब में कितना था, एक था। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थोड़ा बहुत इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तीन तीन माइनस एम मिल गए, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी लेकिन उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करेंगे जितना ज्यादा माइनस तीन तीन एम आ गए, की वजह से क्या होता है, इसलिए कौन सा होगा, ई होगा। ई के बाद सबसे ज्यादा एफ, ज्यादा कौन सा होगा बेटा, एफ, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, एफ। पास तीन तीन माइनस एम है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे थोड़ा डिपेंडेंसी शो करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंडेंसी कब आती है, जब कुछ नहीं लग रहा हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन पे कुछ लग रहा है क्या, एम थे एक एक एनोड था तो अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करो। यहाँ पे दो माइनस एम है, यहाँ पे तीन माइनस है,
ये अपन को याद रखना है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है? हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3NO2। और NO2 क्या लगाता है? माइनस। समझ में आई? याद रखना पिक्रिक एसिड। ऐसा कंपाउंड देखो, ऐसे ऐसे लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कौन सा है? OH, फिनॉल है। डाइऑल, फिनॉल, किचॉल, रिसोसिनोल और क्यूनिनोल। लिख लिया पहले ये? तो बोलते हैं फिनॉल। और इसको क्योल को क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्या बोलोगे? मेटा मेटा हाइड्रोक्सी, क्या बोलोगे? पैरा हाइड्रोक्सी। दो OH लगे हैं एक बेंजीन। किचॉल, रिसोसिनोल और क्यूनोल, तीन नाम चलते हैं। ये कॉमन नेम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तो इन तीनों में क्या होना चाहिए, इन तीनों में, इन तीनों में क्या होना चाहिए? एक दो तीन। तो ये अगर इसका मैं कंजुगेट बनाऊं तो कंजुगेट ऐसा बनेगा कि नहीं बने? तो क्या आ रहा होगा? तीनों को अरेंज करो, क्या आएगा? जल्दी अरेंज करो यार। ये बताओ, ये ग्रुप क्या लगाएगा? 10 m, ये 10 है, सॉरी ओनली ये 10 m लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, तो नेगेटिव को अनस्टेबल करेगा कि नहीं करेगा? नेगेटिव को अनस्टेबल करेगा। तो इसमें तो ओनली -i लग रहा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? मेटा। मेटा के बाद ऑर्थो। ऑर्थो क्यों होगा? ऑर्थो क्यों होगा? क्योंकि ऑर्थो पे क्या लग रहा है? -i, सॉरी +m दोनों में सेम है, इसका -i ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो क्या कौन सा आएगा? ऑर्थो। फिर क्या आ गए? तीन। और मेटा, ऑर्थो, पैरा, ये नॉर्मल तरीके से अरेंज किए कि नहीं किए? अब अगर सर इन चारों को एक साथ अरेंज करें तो, चारों को एक साथ अरेंज, इन चारों को एक साथ अरेंज करते हैं तो जो ऑर्डर निकलता है वो ये आता है। मेटा सही है, ऑर्थो सही है, पैरा सही है, और कौन सा फिर? नॉर्मल। जब भी हम डाईऑल की बात करते हैं बेटा तो ये ऑर्डर आता है। आप बस ऐसे याद रखना है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद कैसे रखना है? अगर अगर बेंजीन में दो एल्कोहल हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सिंगल वाले से ज्यादा होगी। इसमें एक है, इसमें कितने हैं? दो हैं, तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। भले ही कुछ भी रहे, याद रखें। ये हर कहीं नहीं लगता है लॉजिक, लॉजिक नहीं है, बस ये याद रखने का तरीका है, लॉजिक नहीं है ये। याद रखने का तरीका क्या है? अगर मेरे पास डाईऑल है, चाहे आपका यहाँ पे आपका किचोल दिया रहा है, चाहे रिसोनॉल दिया हो, चाहे आपका क्यूनिनॉल, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? अपना ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर लास्ट में फिनॉल। सबसे पहले कौन सा आपका आएगा? मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल, फिर लास्ट में नॉर्मल फिनॉल। कौन सा आएगा? नॉर्मल फिनॉल। कौन सा? नॉर्मल। ये याद रखना है। अपन को क्या क्या याद रखना है? याद रखने का तरीका क्या है? अगर बेंजीन से दो OH लगे हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सिंगल वाले OH से ज्यादा हो, क्या होगी? सिंगल वाले OH से ज्यादा हो। दो चीजें अपन ने सीखी हैं, दो चीजें अपन ने क्या सीखी हैं? एक एक अपन ने क्या देखा? नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल में क्या सीखा हम लोगों ने? नाइट्रोफिनॉल में हम लोगों ने ये सीखा कि नॉर्मल तरीके से अरेंज करेंगे, ऑर्थो और पैरा को इंटरचेंज करेंगे। और अगर मेरे पास ये किशोल वगैरह दिए गए हैं, अपने पास क्विनोल दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें बेंजीन में एक OH और एक बेंजीन में दो OH, कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा? दो OH वाला ज्यादा एसिडिक होता है। कौन सा होता है? दो एसिडिक, दो OH वाला। आया कि नहीं आया?
अगर हम एक OH को OCH3 से रिप्लेस कर देते हैं, इफ वन OH इज रिप्लेस बाय OCH3, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, ऑर्डर भी वही होता है। क्या होता है? सबसे पहले कौन सा होगा? मेटा, मेटा के बाद ऑर्थो, ऑर्थो के बाद पैरा, पैरा के बाद नॉर्मल। ये लगभग बराबर हो जाता है, ऑर्डर यही आता है। अगर हम वन ओ एच इज रिप्लेस बाय OCH3 तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता, तो आपका किचोल वगैरह का होता है वही होता है, बस लास्ट वाला पैरा और नॉर्मल क्या हो जाते हैं? लगभग बराबर हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि अपने पास एक OH है, इससे OCH3 लगा हुआ है, ये बीच में लगा दिया मतलब कहीं भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? मेटा वाला, फिर और पैरा वाला, फिर मेटा वाला, ऑर्थो वाला, पैरा वाला, और सबसे लास्ट में नॉर्मल वाला। सबसे लास्ट में कौन सा होगा? नॉर्मल। पैरा और नॉर्मल लगभग बराबर होते हैं। पैरा और नॉर्मल क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। ध्यान रखना, पैरा और नॉर्मल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। में नहीं होगा बेटा, 50% कॉपी से पेपर है। वो तो भूल जाओ कि मैं कॉपी वाला बताऊंगा। ये क्यों हुई थी कल? ये करने के लिए, पेपर सॉल्व करने। वही नहीं कर पाया तो फिर त्राहीमान त्राहीमान। 25 क्वेश्चन 48 घंटे में, फिर यहाँ बैठने का कोई मतलब? तो उसे 4-5 क्वेश्चन डिस्कस होना है। सोचो कि हम बिना पढ़े एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक बात कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक अपन ने फिनॉल वगैरह OH इनको निपटाए, अपन अब किस बता रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन बात कर रहे हैं। अब यहां ध्यान देना बेटा कि जैसे तो पहला मेरे पास क्वेश्चन है,
ये बताओ, जल्दी करो। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। ये बताओ, इसका आप कंजुगेट क्या बनाओगे, एच कहां से निकालोगे, इससे। ऐसे बनेगा। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। क्या आ रहा है, तो अपने पास ये आ रहा है, तो आप ही बताओ कि सबसे, देखो, ये कॉमन है, रेजोनेंस में जा रहा है, हर जगह रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा। डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, एच है, सी एच थ्री है, सी एच थ्री सी एच टू है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू। ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ये कौन सा क्या लगाएगा, प्लस आई कि माइनस आई, प्लस आई। ये क्या लगाएगा, प्लस आई। क्या लगाएगा बेटा, ये क्या लगाएगा, ये कुछ नहीं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, थर्ड वाला, मतलब सबसे ज्यादा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ए की। ए के सबसे ज्यादा ए, ए के बाद बी, के बाद सी। ये आ रहा है सभी का। ये वाला करो, सेकंड थर्ड फोर्थ।
अब अगर अपन बात करें, क्या आ रहा है बेटा इसमें, यहां से नेगेटिव हटाएंगे, नेगेटिव यहां से हटेगा, नेगेटिव यहां से हटेगा, नेगेटिव यहां हटेगा कि नहीं हटेगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बताओ, डिफरेंस किसका है, फ्लो का है कि नहीं? फ्लोरीन यहाँ पे पास में लगा है, यहाँ दूर हो गया, यहाँ दूर है, यहाँ से फ्लोरीन तो गायब ही हो, तो यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन आया हो कि नहीं आया? फ्लोरीन क्या लगाता है बेटा, माइनस। फ्लोरीन क्या लगाता है, माइनस। फ्लोरीन क्या लगाता है, माइनस। अब आप खुद बताओ बेटा, सबसे ज्यादा माइनस आई कहाँ ऑपरेट हो रहा है, पहले वाले पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, मतलब सबसे ज्यादा ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, यही आएगा कि नहीं आएगा? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई आ गया, थर्ड। थर्ड वाले में क्या रहा है ये बताओ आप तो। थर्ड वाले में क्या आ रहा है, थर्ड वाले में क्या आ रहा है, देखो, नेगेटिव, सर नेगेटिव, फिर से ये आया कि नहीं आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव आया कि नहीं आया? नेगेटिव आया, तो ये बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का लगाता है माइनस आई, डबल बॉन्ड और कम माइनस आई, ये क्या लगाता है, प्लस आई। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, आ रहा है कि नहीं है? अब फोर्थ हो गया, वो करेगा फिफ्थ। फिफ्थ में क्या आ रहा है, में दिया हुआ है बेटा, ये है अपने पास दिए। में क्या आ रहा है बेटा, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई आ गया सभी का। आगरा, बॉम्बे में करो।
ये तो माइनस आई किसके ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज का कि न्यूट्रल एटम का, पॉजिटिव वाले का, सबसे ज्यादा माइनस आई इसका होगा। और न्यूट्रल में सबसे ज्यादा इन जनरल देखा जाए तो NO2 ज्यादा कैरी करता है। अब अरेंज करने की कोशिश। मिनट बचे हैं, ये क्वेश्चन में करके। ऐसा है, चलो में क्या आ रहा है बेटा, देखो ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव यहां बनेगा, नेगेटिव यहां बनेगा, नेगेटिव यहां बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा माइनस ये लगाएगा तो आगरा, के बाद कौन लगाएगा, चेन्नई, चेन्नई के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बॉम्बे। ये बताओ ये ग्रुप क्या लगाता है, माइनस आई तो लगाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लगाता है, माइनस आई, एक जगह से निकाल दिया जाएगा। क्लोरीन और कार्बोक्सिलिक में किससे ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक का, माइनस आई। पेपर निकालो, लिख लो, क्वेश्चन करके लाना। और सुनो, ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका ये होता है कि ऑर्गेनिक एक एक दिन में कुछ नहीं होता है, आपको रोज रिवाइज करना पड़ता है। कम से कम दिन में आपको 15 से 20 मिनट, 20 मिनट आपको कॉपी पलटनी होगी, तभी अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज आप ये नहीं सोचो क्लास में समझ में आ रहा है तो चीजें दिमाग में रहेंगी रहेंगी। ये आपको साथ हो चुका है, जब जीओसी पार्ट 1 चल रहा था बहुत अच्छा समझ में आ रहा था, अब गायब है। ऐसे ही इसके साथ होगा। तो अपन को क्या करना है, जीओसी पार्ट 1 और ये हर दिन अपन को 20 मिनट, ये मान के चलो कि अपन को 10 से 15 पेज हर दिन पढ़ना है। 15 पेज ये वाले पढ़े, कल फिर 15 पेज और पढ़ो दूसरे वाले, फिर 15 दिन फिर और 15 पेज पढ़ो। 45 के आसपास पेज होंगे, हर 2-3 दिन में रिपीट करो। अगर आपके पास टाइम और है तो एक बार में ही पूरे पढ़ दो, पलट पलट। इतना जल्दी आप फ्रिक्वेंटली आप दिमाग अंदर डालते रहोगे, चीजें रिटेन रहेंगी, ये रिटेन रहेंगी तो एक टाइम बाद वो कॉमन सेंस। तो अपन को ये रिवाइज करना है घर पे जाके, आज भी करना है, कल भी करना है। कब तक करना है, तक 12th पार नहीं हो जाती। समझ में आया, तब तक अपन को करना है। पेपर निकालो, एग्जैक्ट 10 मिनट है, 10 क्वेश्चन है।
10 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अपन। चलो जल्दी दो, पेपर दो, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी निकालो। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 हो गया, 28 आगरा। आगे आंसर तो मिल गए होंगे ना? हाँ आ गए। 28, 28 में दो आंसर आ रहे हैं, आगरा और दिल्ली ना। 28 आगरा दिल्ली। 29, 29 चेन्नई 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 गलत है, चेन्नई गलत है। स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। जब आप ई फॉर्म बनाओगे और इसको देखोगे तो सिस बनता है। चेन्नई वाला गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 आगरा आ गया। 31 बॉम्बे। 32 चेन्नई, ये तो आ गया होगा यार, डाइट बनाना। 33 आगरा। 34, 34 में कोई भी नहीं है, सभी आंसर मैच हो रहे हैं, तो 34 होना सर। 34 में सभी हो रहे हैं क्योंकि कोई भी आंसर, कोई भी सिमेट्रिक नहीं है, सभी सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 चेन्नई 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 बनाना, बनाना हो जाएगा, क्लास में करवाया था ये। 14 आएंगे, 14, 14 आएंगे। देखो आंसर कितने हैं, 11, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 चेन्नई क्लास का क्वेश्चन है। 37 क्लास का क्वेश्चन है। 38 चेन्नई चेन्नई। 39 बॉम्बे नहीं है, 39 है दिल्ली। 39 है दिल्ली, चेन्नई नहीं है। हाँ चेन्नई तो गलत, सही है ना? अरे तो सही है, ये बताओ, सुनो। चेन्नई वाले आपको पता था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? अब देखो, आप तो सिंपल ऐसे याद रखो, घर में अगर, घर में अगर कोई डॉक्टर हो तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर की फैमिली बोलते हैं। तभी डॉक्टर होना जरूरी है। अगर घर में कोई इंजीनियर है तो क्या बोलते हैं? इंजीनियर की फैमिली है, बोलते कि नहीं बोलते? क्या सभी इंजीनियर होना जरूरी है? नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर कब बोलोगे? जब कोई भी एक उसका स्टीरियोमर एक्टिव हो जाएगा तो बाकी इनएक्टिव भी ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। एटलीस्ट एक ऑप्टिकल एक्टिव होना जरूरी है। समझ में आया? बोले डॉक्टर की फैमिली तो कहती है कि हर एक बच्चा, इतना सा बच्चा है वो भी डॉक्टर होगा। अगर एक भी कंपाउंड ऑप्टिकली उसका, अगर एक गिवन कंपाउंड है, अगर उसके आप स्टीरियोमर बना रहे हो और उनमें से अगर एक भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो अदर इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। समझ में आया? तो भाई चेन्नई वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, चेंज कर दो, एक्टिव बन जाएगा। दिल्ली वाला गलत है। कौन सा? बॉम्बे सही तो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस्ट्रांस बनेंगे। अरे, अरे आगरा वाला सही, आगरा वाले में क्या दिक्कत है? तो भगवान, आइडेंटिकल की तो बात ही नहीं आती। आपकी फोटो में 10 जगह दिखा दूं, क्या बोलेंगे? जुड़वा है। अब एक ही चीज को तुम 10 बार दिखाओ, बोले सर ये 10 अलग अलग है। स्टीरियोमर, स्टीरियोमर की बात हो रही है, आइडेंटिकल की बात नहीं हो रही। ऐसे एक, अब यार मैं एक कंपाउंड को लेके 10 जगह दिखाऊंगा, बोलूंगा कि 10 ये क्या स्टीरियोमर है, पागल समझेगा वो आपको। एक ही की फोटो बार बार दिखाए जा रहे हो। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, उसके डिफरेंट स्टीरियोमर लिए हैं, डिफरेंट स्टीरियोमर को बोलते हैं। दो कंपाउंड अगर सेम है तो उनको थोड़ा स्टीरियोमर बोलोगे, उनको आइडेंटिकल बोलोगे। अगर आपने डिफरेंट स्टीरियोमर लिए हुए हैं, डिफरेंट स्टीरियोमर लिए हुए हैं, अगर वो एक दूसरे के इनएंसियोमर नहीं है तो फिर वो डाइस्टीमर में काउंट होते हैं। अगर दोनों के दोनों सेम है तो आइडेंटिकल होते हैं। वो तो एक बार ही काउंट होगा ना, वो कंपाउंड के 10 बार काउंट होगा। अब आपकी 10 जगह फोटो दिखा दूंगा तो 10 लोग हैं, ये आपस में भाई बहन है क्या, भाई भाई हैं क्या? तो आप बोलो क्या बेहुदा क्वेश्चन है। एक ही लोग को अगर 10, हाँ डिस्टेंस नहीं बनेगा, डिस्टेंस नहीं बनेगा। दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, सिस और ट्रांस। अरे उसको सिस बना लो चाहे ट्रांस बना लो, स्लाइस कट तो आएगा ही आएगा।
पहली वाला इनहेंसोमर है ना? अरे नहीं है यार, अरे ये अच्छा होता, इसमें कितने कायरल एटम है? सिर्फ OH वाला है, OH वाला है सिर्फ। ये जो डैश डैश बना वो भी मिथाइल ही है, देखो अच्छे से जूम करके देखो थोड़ा। ई वाले में जो डैश डैश बना हुआ है वो भी मिथाइल है, और जो डंडी बनी हुई है वो भी मिथाइल है कि नहीं है? है कि नहीं है? धोखा, नजरों का धोखा हो गया ये तो। हो गया 29। 5 मिनट और हैं, देखो जल्दी जल्दी जल्दी। समझ में आया 29 क्या दिक्कत हो गई? 39, 39 समझ में आया क्या दिक्कत हो गई? डी, डी वाला देखो, डी वाले में एक ही कायरल है, और एक कायरल होता है तो या तो इनहेंसोमर होता है या आइडेंटिकल होता है। डाइस्ट्यूमर कहां से बना लोगे? चलो मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली 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 सही है, दिल्ली सही है। 41 हो गया, 42 आगरा, 43 बॉम्बे आ गया ना, 44 आगरा। ये 44 जिससे नहीं बना, जाके आप नोट्स रेफर कर लेना, अपन ने पैरेलल रिएक्शन की थी, रेसो में डालते थे, बन गया होगा जिसने रेसो में डाल दिया होगा। आंसर नहीं मुझे पता, आंसर आ गए थे। 45 आ गया, 46 4 आते हैं। देखो आइडिया बता रहा हूं कैसे करना है। मीजो देखो, बताओ मीजो बनाने के लिए क्या चाहिए? सिमेट्रिक कंपाउंड चाहिए। मीजो बनाने के लिए आपको देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, मीजो कब कहलाता है? 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट उसका एक स्टीरियोमर एक्टिव हो, एक्टिव हो। पहले 6 की चेन बनाना, फिर 5 की बनाना, ऐसे करके 6 में आप 2 क्लोरीन लगाना है। यहां यहां लगा दोगे एक्टिव एक्टिव नहीं बनेगा। एक यहां लगाओगे, ये मीजो नहीं बन पाए क्योंकि सिमेट्रिक नहीं बनेगा। यहां लगाओगे नहीं बनेगा, यहां लगाओगे, ऐसे करके आपको ट्राई करना है। 4 आते हैं। 46 थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, आपको देख देख के सोचना है कि मैं कहां उसका एक्टिव भी बन जाएगा और पीओएस भी मिल जाएगी। 27, अरे यार ये भी क्लास। अच्छा मीजो, हाँ मीजो 2 आएंगे, मीजो 2 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ये तो सिंपल था यार, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1/2, ये मीजो होते थे, 2 आ जाएंगे। 48, ये तो पीपीएल को कौन रोटेट नहीं करता है? इनएक्टिव, इनएक्टिव इनएक्टिव नहीं करता है ना। पहला वाला करेगा नहीं करेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। दूसरा वाला भी नहीं करेगा, तीसरा वाला कर जाएगा नाइट्रोजन, चौथा वाला करेगा, पांचवा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बीच में से पीओएस मिल जाएगी। और छठवा वाला कर देगा। आंसर छठवा वाला नहीं करेगा, करेगा छठवा वाला करेगा, क्योंकि लास्ट में डी लगा हुआ है। लास्ट में डी लगा हुआ है, वो कायरल हो गया कि नहीं हो गया? लास्ट में डी लगा हुआ है, देखो आंसर कितने आ गए इसके? 3 आ गए थे क्या? अरे 1 2 नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 नहीं कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 3 नहीं कर रहे। चलो देखो टाइमिंग देखो, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। 49, अच्छा ये बताओ 4 की 8 पता नहीं। देखो ये बताओ, पहले बात नहीं करो, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है, ऐसा है। ये तो जीआई शो कर नहीं पाया, कंटिन्यू 3 है, ये बैलेंस ही सेम है। 1 2 और ये दोनों मिला के 3, एक सिस्टम ये हो जाएगा, सिस्टांस ऊपर नीचे कितने होगा? 2 की पावर 3। अरे अनसिमेट्रिक है कि नहीं है? एक सिस्टांस ये शो कर सकता है, ऊपर नीचे सिस्टांस ये शो कर सकते हैं, और एक कर सकता है, ये वाला नहीं करेगा। कितना होगा? 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, 8/2 4, 4 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, 4। वेरी गुड। अब मालूम है क्या करना है? अब ईमानदारी से क्वेश्चन घर पे अटेंड करना है, आंसर अपने पास है, डाउट है फिर से मुझसे पूछना है। समझ में आया? और रिवाइज करना है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का
वेटेज लगभग 40% होता है, कभी कभी 50 भी हो जाता है मेंस एडवांस में। और 12th में अपन जो पढ़ेंगे लगभग 70% ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। फिजिकल खत्म हो चुकी है, 3 चैप्टर, 2 इनऑर्गेनिक के बचे हुए, वो भी 1 वीक के रहते हैं। अब जो भी पाला पढ़ना है अपना ऑर्गेनिक से पढ़ना है। और ऑर्गेनिक अगर अपन ने स्टार्टिंग से अच्छी नहीं की, मन नहीं लगेगा, और एक बार मन नहीं लगा था दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। हर दिन रिवाइज करना है, कोई भी डाउट है टीचर से पूछो, हर दिन रिवाइज करो, कोई भी डाउट है टीचर से पूछो, हर दिन रिवाइज करो, समझ गए ना? चलो।